रामपुर गांव में सरला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी आशा, छोटी बेटी प्रियंका और सबसे छोटा बेटा भानु। प्रियंका दिखने में बहुत सुंदर थी, जबकि आशा सांवली थी, इसलिए सरला आशा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना और धूप से बचकर रहना, कहीं मेरी सुंदर सी बेटी इस कल्लो की तरह ना हो जाए। पास ही खड़ी आशा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर ये उसके लिए रोज का था, इसलिए वो वापस घर की साफ सफाई में लग जाती है। नमस्कार सरला जी, आज तो आप लड्डू खिला ही दीजिए। खुशखबरी जो लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी पुरोहित जी, कुछ बताइए तो। आपकी छोटी बेटी प्रियंका के लिए एक रईस घर का रिश्ता लाया हूँ। अरे लड़के का अपना कारोबार है और घर में नौकर चाकर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ है। क्या सच में? मेरी प्रियंका इतने अमीर घर में जाएगी? पर कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं नहीं सरला जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लड़के ने प्रियंका को किसी शादी में देखा था, बस तभी से वो उससे शादी करना चाहता है। उसके माता पिता कल ही तो मेरे पास आए थे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, पर इस कल्लो के लिए कुछ किया क्या? हाँ, एक आया तो है, गरीब है बेचारा। आप चाहें तो रिश्ता पक्का कर दीजिए, लड़का खेती करता है। ठीक है, इसके लिए वही सही है। इस तरह सरला आशा का रिश्ता गरीब बिरजू से तय करती है और प्रियंका का अमीर मुकेश से। जल्दी दोनों की शादी हो जाती है और रक्षाबंधन का त्योहार आता है। माँ, नाश्ता बना लो, आज मेरी दोनों बहनें आने वाली है, अच्छे से खातिर करूंगा मैं उनकी। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे के सामने रुकती है, जिसमें से महंगी साड़ी ज्वेलरी पहने प्रियंका उतरती है। हाय मेरी बच्ची, तू कितनी सुंदर लग रही है, और ये सब सोने का है। भगवान ने मेरी सुन ली, ईश्वर तुझे यूं ही खुश रखे। ये गले वले मत लगा करो यार, और मेरी साड़ी से हाथ मत लगाओ, गंदी हो जाएगी। भानु भैया, देखिए मैं आपके लिए सोने की राखी लाई हूँ, कैसी है? बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर है, पर बेटी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, एक ही तो भाई है मेरा, अब उस पर खर्च नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? तुम भी ना। अच्छा ठीक है, ये ले तू नाश्ता कर, थक गई होगी। सरला प्रियंका के सामने समोसे, कचौड़ी, मिठाई, ढेर सारा नाश्ता रख देती है। इतने में आशा भी आ जाती है। आशा दीदी, ये पसीने में तरबतर कैसे हो रही हो? कुछ मत पूछ भाई, बस में इतनी भीड़ थी, ऊपर से ये गर्मी, और आज तो कदम कदम पर जाम है, बस इसलिए पसीना बहुत आ गया। आशा ऐसे ही प्रियंका से गले मिलने जाती है, पर प्रियंका उसे दूर झटक देती है। चल चल, पहले अपना पसीना तो सुखा ले, कितनी गंदी सी लग रही है तू, और ये फटी पुरानी साड़ी, नहाई नहीं है क्या? बदबू आ रही है, परफ्यूम छिड़कना पड़ेगा। क्या करे बेचारी, इसके पति के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे ना कि वो इसे एक अच्छी सी साड़ी ही दिला सके। माँ और प्रियंका दीदी, अब बस भी करो, चलो मुझे राखी बांध दो। प्रियंका भानु की कलाई पर सोने की राखी बांधती है और उसे अच्छे कपड़े भी देती है, जबकि आशा 20 रुपए वाली धागे की राखी बांधती है। ये छोटा सा तोहफा मेरी दोनों बहनों के लिए। ये क्या कर रहा है बेटा? प्रियंका सोने की राखी लाई है, उसे तो कुछ अच्छा दे। हाँ, ये चूड़ियाँ आशा के लिए ठीक हैं। आशा बेचारी मन ही मन बहुत उदास होती है, पर कुछ नहीं कहती। अगले दिन दोनों बहनें अपने अपने घर जा रही होती हैं। तब सरला प्रियंका को अच्छी साड़ी और ज्यादा पैसे देकर विदा करती है, जबकि आशा को एक पुरानी साड़ी और 100 रुपए देकर। माँ, अब तो ये भेदभाव बंद कर दो। अरे वो दोनों आप ही की बेटियां हैं, और कह देता हूँ, ये पैसे वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ दिखावे के होते हैं। देख लेना, एक दिन तुम्हें जरूरत होगी और प्रियंका दीदी पलट कर नहीं आएंगी, सिर्फ आशा दीदी आएंगी। चल चल, है क्या उस फटीचर के पास? और वैसे भी मैंने क्या गलत किया है? जो जितना लाता है उसे उसी हिसाब से विदा करना होता है। दूसरी तरफ आशा घर पहुंचकर फूट फूट कर रोती है। आशा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे मुझसे छुपा रही हो? चलो बताओ क्या बात है। बिरजू के जिद करने पर आशा पूरी बात बताती है। तो ये बात है। देखो आशा, मुझे इतना तो पता है कि पैसा है तो दुनिया मुट्ठी में होती है, पर ये नहीं पता था कि अपनों को भी पैसा दिखाओ तभी इज्जत मिलती है। खैर, तुम अब अपने आंसू पोंछो, क्योंकि अगले रक्षाबंधन तक
मैं तुम्हें तुम्हारी प्रियंका दीदी से भी ज्यादा अमीर बना दूंगा। मुझे अमीर नहीं बनना, बस मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में एक बार मेरी माँ मुझे प्यार से गले लगाए और प्रियंका मेरा मजाक न उड़ाए। ये सुनकर तो बिरजू की आंखें भर जाती हैं और वो आशा को गले लगा लेता है। बिरजू के पास एक ही खेत था, पर उसकी मार्केट में कीमत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो उसे बेच देता है और जितने पैसे मिलते हैं उनसे एक आलीशान होटल हाईवे के नजदीक ही बनवाता है। आपने अपना खेत क्यों बेच दिया? एक वही तो हमारा पेट भरने का सहारा था। अगर ये होटल नहीं चला तो हमारा क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उस दिन से बिरजू दिन रात अपने होटल पर ध्यान देता है, खूब मेहनत करता है और कुछ ही महीनों में उसका होटल अच्छा चल पड़ता है। धीरे धीरे वो एक बड़ा सा घर और गाड़ी भी खरीद लेता है। यूं ही एक साल गुजर जाता है और फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आता है। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ बनारसी साड़ी, पूरे 10,000 रुपए की है। पसंद आई ना? इतनी महंगी साड़ी क्यों लाए आप? पर अब ले आए हैं तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरे भाई के लिए राखी? ये रही डायमंड की राखी। आशा डायमंड की राखी देखकर बहुत खुश होती है और ढेर सारी मिठाई, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर बिरजू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और अपने मायके जाने लगती है। माँ जल्दी बाहर आओ, अरे देखो तो कौन आया है। जरूर मेरी प्रियंका आई होगी, इतनी बड़ी गाड़ी में तो वही आ सकती है। सरला जैसे ही बाहर आती है तो आशा को इतनी महंगी कार से उतरता देख हैरान रह जाती है। आशा, तू इतनी बड़ी गाड़ी में? क्यों माँ जी, आपको पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए अंदर आइए दामाद जी। आशा अपनी माँ के बदले तेवर देख दंग ही रह जाती है। सरला जो इससे पहले बिरजू से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज वो उसकी खूब खातिर करती है, आशा से भी अच्छे से बात करती है। इतने में प्रियंका भी दरवाजे पर आ जाती है। आशा, ये तू है? इतनी महंगी साड़ी और जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो भी तेरी है क्या? हाँ बहन, वो हमारी ही है। पर ये सब कैसे हुआ? बस ऊपर वाले की कृपा और तुम्हारे जीजा जी की मेहनत है। प्रियंका आशा के ठाट बाट देख एकदम दंग ही रह जाती है। इसके बाद दोनों बहनें भानु को राखी बांधती हैं। आशा ने जहाँ उसे डायमंड की राखी पहनाई थी तो वहीं प्रियंका इस बार सस्ती सी राखी लेकर आई थी। अरे प्रियंका, इस बार तू सोने की राखी नहीं लाई? अब मैं हर बार भानु के लिए सोने की राखी लाने लग गई तो फिर हो गया काम। मैं ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे क्यों कहती हो प्रियंका? राखी का त्योहार तो साल में एक बार आता है और वैसे भी राखी सस्ती हो या महंगी क्या फर्क पड़ता है? अपने भाई के लिए हमारी दुआएं कितनी सच्ची हैं, ये बात जरूरी है। देखा माँ, ये है प्रियंका दीदी, जिसे सिर्फ दिखावा करना आता है और दूसरों को बेइज्जत करना। इसके लिए राखी का कोई महत्व नहीं है, बस पैसों का महत्व है। और तुम हमेशा इसे आशा दीदी से बेहतर समझती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सुंदर है और शादी भी अमीर घराने में हुई है। सच कहता है भानु, मेरी ही आंखों पर पट्टी बनी थी जो इसके घमंड को देख नहीं पाई और हमेशा आशा को इससे कम आंकती रही। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती तो मानी। पिछले रक्षाबंधन पर जब आशा रो रही थी तभी मैंने ठान लिया था कि अगले रक्षाबंधन तक इसे ढेर सारी खुशियां दे दूंगा। पर पता है इसने क्या कहा? इसने कहा कि इसकी असली खुशी तो इसकी माँ और इसका भाई है। मुझे माफ कर दे आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, ये क्या कह रही हो? तुम बड़ी हो और मेरी माँ भी। मुझसे बस एक बार प्यार से बेटी कह दो, मुझे दुनिया जहान की खुशी मिल जाएगी। सरला आशा को गले लगा लेती है, वही प्रियंका की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। मुझे भी माफ कर दो माँ। आशा दीदी, मुझे तो अपनी गलती का एहसास 6 महीने पहले ही हो गया था, जब मुकेश का काम बंद हुआ और हम दाने दाने को मोहताज हो गए। अब वो एक छोटी सी नौकरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। पर मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, इसलिए कुछ नहीं बताया। अरे बहन, इसमें मजाक कैसा? ये तो समय है और तुझे बताना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ करती हूँ। आशा तुरंत बिरजू से कहकर मुकेश को अपने होटल में अच्छी जॉब दिलवा देती है। ये देख प्रियंका को और ज्यादा पछतावा होता है और वो आशा से माफी मांगती है। आशा भी उसे तुरंत माफ करती है और गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी भाई से उपहार लेती हैं। प्रताप बेटे, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, आज हमें लड़की वालों के घर जाना है।
ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार तेरे हाथ पीले हो ही जाएंगे। माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरा रंग तो देखो। ऑफिस में भी सब मेरे इस काले रंग की वजह से मुझसे दूर रहते हैं, और तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझे पसंद करेगी? अरे क्यों खामखा अपनी और मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तू देखना, मेरा मन कहता है तुझे चांद जैसी लड़की मिलेगी। प्रताप का रंग बहुत काला था, जिस वजह से मोहल्ले के लोग उसे काला कलूटा कहकर बुलाते थे। प्रताप को कई लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी वो सरला के कहने पर एक आखिरी बार लड़की देखने के लिए जाता है। आइए बहन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में। नमस्ते भाई साहब, ये है मेरा बेटा प्रताप। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई मैं रंग रूप को नहीं मानता, दोनों ऊपर वाले की ही देन है। भला हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? बस हमारी बेटी चांद तुम्हें पसंद कर ले, फिर अगले ही हफ्ते तुम दोनों की शादी करवा देंगे। इतने में चांद हाथ में चाय लिए आ जाती है। चांद बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और प्यारी सी मुस्कान देखकर प्रताप पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। वही चांद को भी प्रताप पसंद आता है, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी करवा दी जाती है। अरे क्या बात है सरला, पूरे मोहल्ले में सिर्फ तेरी ही बहू की बातें हो रही हैं। सब यही कह रहे हैं कि सरला बहू तो बहुत सुंदर लाई है, एकदम चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ, होगी भी क्यों ना, मेरी बहू जो है, और फिर मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। मैं तो पहले ही कहती थी, जिस दिन मेरे बेटे की बहू आएगी पूरा मोहल्ला देखेगा। सही कह रही है तू, तेरा बेटा तो शाहरुख खान दिखता है। क्यों मजे ले रही है सुलोचना? साफ साफ बोल देना कि मेरा बेटा काला है। वैसे भी तुम मोहल्ले वाले तो उसे काला कलूटा कहते हो ना, पर अब उसी काले कलूटे की किस्मत देख, चांद सी बहू लाया है। चला, मुझे बहुत काम है, फिर मिलती हूँ। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं। चांद पूरे घर को संभालने लगती है और सरला भी उससे बहुत खुश थी। सच कहूं चांद, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मुझ जैसे लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिल गई। तुमने तो मेरी सोई हुई किस्मत ही जगा दी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। बताओ शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहकर प्रताप ऑफिस चला जाता है। वही चांद छत से कपड़े लेकर आती है। माँ जी, मैं जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ, पड़ोसी जो है कलुए की बहू चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, इन पड़ोसियों का ऐसा ही है। मेरे बेटे को इतनी सुंदर बहू मिली है कि जल भुनकर राख हो रहे हैं ये सब। तू छोड़, और हाँ, अब से छत पर मत जाया कर, मैं कपड़े सुखा दिया करूंगी। एक रोज सरला और चांद बाजार में सामान लेने के लिए जाती हैं, जहाँ हर कोई बस चांद को ही घूरे जा रहा था। इसी मोहल्ले में एक बल्लू नाम का लड़का भी रहा करता था, जो बहुत अय्याश था। ओहो, आज तो किस्मत ही खुल गई मेरी, जो चांद के दर्शन हो गए। हे भगवान, ना जाने मेरी किस्मत कब जागेगी और कब मुझे इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। ए बल्लू, तेरा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहा है? एक खींच के लगाऊंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भड़कती क्यों हो काकी? मैं तो बस अपनी दिली इच्छा बता रहा था। वैसे चांद भाभी से भी पूछ लो, शायद उन्हें मेरी बातें पसंद आ रही हो। इतने में वहाँ प्रताप आता है और बल्लू के साथ दो दो हाथ करता है, लेकिन बल्लू उल्टा प्रताप की ही धुलाई कर देता है। क्या जरूरत थी आपको उस आवारा से उलझने की? अरे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। अब देखिए क्या हालत करवा ली है। शक्ल तो है ही नहीं, पर बाजुओं में दम भी नहीं है। भगवान जाने बाबूजी ने आप में क्या देखा। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पति है वो तुम्हारा। तो माँ जी, इन्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? अरे वो बक रहा था, बकने देते, पर नहीं, हीरो बनेंगे, अब देख लीजिए। इस रोज से चांद प्रताप के साथ ठीक से बात करना भी बंद कर देती है, उल्टा उसके रंग को लेकर उसे ताने देती है। सुलोचना, मुझे लगता है कि मैंने प्रताप की शादी चांद से करवा के गलती कर दी है। बाजार में जो हुआ उसके बाद से चांद प्रताप के साथ कुछ कटी कटी सी रहती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी, बहू ऐसी लाना जो कलुए का मेरा मतलब है प्रताप का सम्मान कर सके। वैसे मुझे तो पक्का यकीन है
तेरी बहू मतलब चांद में कोई तो कमी है, वरना वो प्रताप से शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो खुद ही सोच, वो पढ़ी लिखी नए ख्यालात की लड़की है, ऊपर से इतनी सुंदर, मानो आसमान से परी उतर आई हो। वो भला प्रताप जैसे काले भद्दे लड़के से शादी क्यों करेगी? सरला तब तो चुप रहती है, लेकिन सुलोचना की बातें उसके मन में घर कर गई थीं। पीछे खड़ी चांद ने भी ये सब सुन लिया था, इसलिए वो अपनी सास पर भड़कने लगती है। माँ जी, आप ना ये सुलोचना आंटी की बातें ना सुननी ही बंद कर दो तो बेहतर है। बस घर में आग लगाना आता है इन्हें। अरे माना मैं प्रताप जी से थोड़ी नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती। मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ और प्यार भी। पर ये सुलोचना आंटी, इन्हें तो मैं बता कर रहूंगी। माना कि सुलोचना ने ज्यादा बोल दिया, लेकिन उसने बात तो सही कही है। मतलब अब आपको लगता है कि मुझ में ही कमी है? वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैंने आपके उस काले कौवे से शादी करके उसकी जिंदगी संवार दी, और आप कहती हैं मुझ में ही कमी है। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतने में प्रताप आता है। क्या हुआ माँ? चांद रो रही है, सब ठीक तो है? सरला उसे पूरी बात बताती है। क्या माँ, वो मुझसे नाराज है बस, और कुछ नहीं। सब ठीक है हमारे बीच। उसने कल ही मुझसे माफी मांगी। आप बिना चांद चांद। बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे काला कौवा कहा उसने मेरे बेटे को, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन एक गोरा हैंडसम लड़का चांद की तलाश में मोहल्ले में आता है। अरे सुनिए आंटी जी, यहाँ चांद का घर कौन सा है? चांद मतलब वही जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई है? हाँ हाँ, वही चांद। कहाँ है, आप बताएंगी मुझे? हाँ हाँ जरूर, पर पहले बताइए आप हैं कौन? मैं चांद का पहला पति हूँ। ये कागज वाले मनी के पैसे उसे देने थे, तो आप ले चलेंगे मुझे उसके घर? ओह, अब समझ आया कि उस हूर की परी को ये काला कौवा क्यों पसंद आया। अरे आओ भैया आओ। सरला, अरे ओ सरला, जरा बाहर तो आ। तेरी चांद पर कितना बड़ा दाग है, देख तो सही। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? गला मैं नहीं, ये जनाब फाड़ रहे हैं। पूछो तो सही, कौन है ये? इतने में चांद वहाँ आ जाती है। कोई नहीं है, मेरा दोस्त है। ओहो, देखो तो भोली को, दोस्त है। सरला, इसका पहला पति है ये, तलाकशुदा है तेरी चांद। एलिमनी के पैसे लेकर आए हैं ये भाई साहब। ये सुनते ही सरला के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। मतलब तू बिल्कुल सही कह रही थी सुलोचना, इस लड़की ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। ये तलाकशुदा है। माँ जी, हाँ मैं तलाकशुदा हूँ, पर अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता हो या ना हो, पर अब तू 1 मिनट यहाँ नहीं रहेगी। चल बाहर हो जा। मतलब तुमने इन बेचारों से झूठ बोला? ये तो होना ही था। खैर ये लो, रखो तुम्हारे एलिमनी के पैसे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ चला जाता है और सरला चांद को घर से बाहर निकाल देती है। तभी प्रताप भी वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? सरला प्रताप को पूरी बात बताती है। माँ, तो क्या हो गया अगर वो तलाकशुदा है? मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़के में ही कोई कमी रही होगी। अरे चांद थोड़ी गुस्सैल जरूर है, पर दिल की बुरी नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने आपको क्या क्या नहीं सुनाया, और आप मेरा ही साथ दे रहे हैं। सच ही कहते हैं पिताजी, आपके जैसा पति तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी हो तुम मेरी, माफी मत मांगो। जो हुआ उसे भूल जाओ। और माँ, अब तुम भी सब भूल जाओ, सब अंदर चलो। इस तरह प्रताप की अच्छाई देख चांद को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वही सरला भी प्रताप की खुशी के लिए चांद को अपना लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चंपानगर नाम के एक गांव में ममता और सुरेखा नाम की 2 औरतें रहा करती थीं। ना जाने ये गरीबी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। ए जी, ये ईंट पत्थर ढोने के अलावा और कोई काम नहीं सीख सकते थे क्या? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें पसंद किया। तुम रोज सुबह सुबह मुझे ताना मारना बंद करो। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं गरीब हूँ। जो है बस यही है। अब मैं जा रहा हूँ। इतने में गांव की ही फूलमती ताई आती है। पूरा गांव जानता था फूलमती ताई गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं, लेकिन फिर भी ममता की उनसे खूब पटती थी। अरे ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई? यही हूँ ताई, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। आइए। क्यों भला, किस्मत को क्यों कोस रही है? क्या हुआ? वही पैसों के लिए किच किच,
ये कुछ कमाते ही नहीं है ताई। ना जाने ये गरीबी कैसे दूर होगी। तो ये बात है। वैसे तूने सुरेखा को देखा है? वो क्या कहते हैं, हाँ, मैक्रोनी बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही है। अपने बच्चे को भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रही है। हाँ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? क्यों ना तू भी वो मैक्रोनी बनाना शुरू कर दे। खाना बनाने में तो तू भी अच्छी ही होगी। अरे हाँ फूलमती ताई, बात तो आप सही कह रही हो। फूलमती ताई की बातें सुन ममता अगले दिन से ही सुरेखा के ठेले के सामने अपना मैक्रोनी का ठेला लगा लेती है और खूब जोर जोर से आवाज लगाती है, मैक्रोनी ले लो, मैक्रोनी, गर्मा गर्म मैक्रोनी। ममता की आवाज लगाने पर कुछ ग्राहक उसकी मैक्रोनी खाने आते हैं। बुरा मत मानना ममता बहन, लेकिन तुम्हारे हाथ की मैक्रोनी में वो बात नहीं है जो सुरेखा बहन की मैक्रोनी में है। मेरी मानो तो अपना ठेला वापस ले जाओ। इस तरह कुछ और लोग भी मुंह बनाकर वापस सुरेखा के ठेले पर मैक्रोनी खाने जाते हैं। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और शाम को घर लौटते ही वो वैद्य जी के पास जाती है। क्या हुआ ममता, तबीयत तो ठीक है? वैसे कह देता हूँ, इस बार उधार दवाई नहीं दूंगा मैं। मुझे दवाई की नहीं, किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसे डालते ही मेरी मैक्रोनी खाने के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाए। तो तूने काम शुरू किया है। चलो मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। वैद्य जी ममता को एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहते हैं, ममता, इसे बस 2 चुटकी अपनी मैक्रोनी में डालना, फिर देखना तुम्हारी मैक्रोनी कैसे धड़ाधड़ बिकती है। वैद्य के कहे अनुसार ममता 2 चुटकी मसाला अपनी मैक्रोनी में डाल देती है और उसकी खुशबू से ग्राहक ममता के ठेले पर खिंचे चले आते हैं। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया ममता बहन, क्या मैक्रोनी खिलाई है। ऐसी मैक्रोनी तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई। अब से मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। शाम होने से पहले ही ममता की पूरी मैक्रोनी बिक जाती है, जबकि सुरेखा की आज एक प्लेट भी मैक्रोनी नहीं बिकी थी। वाह वाह, वैद्य जी की डिब्बी ने तो कमाल कर दिया। आज तो मेरी कितनी कमाई हुई है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैद्य जी के मसाले की वजह से ग्राहकों ने सुरेखा के ठेले पर जाना बंद कर दिया और ममता मालामाल होती चली गई। वही सुरेखा के हालात खराब हो रहे थे। आज भी खाली हाथ क्यों चला रही है ये ठेला? मैं काम कर रहा हूँ ना। अरे कम खाएंगे, लेकिन यूँ पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ममता के सामने तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। वैसे भी ममता तो ठीक से दाल भी नहीं बना सकती, फिर इतनी अच्छी मैक्रोनी भला कैसे बना सकती है? सुरेखा, तुम भोली हो और दुनिया चालाक। मैं जानता हूँ वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और ईमानदार रहकर ही मैं सब ठीक करूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और ज्यादा अच्छी मैक्रोनी बनाऊंगी। फिर देखना, लोग जरूर मेरे ठेले पर आएंगे। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा रुको, ये लो। ये क्या है? मैं शहर गया था, वहाँ से लाया हूँ। ये चीज है और ये मैगी मसाला। इसे अगर तुम अपनी मैक्रोनी में डालोगी ना तो मैक्रोनी और भी टेस्टी बनेगी। अरे वाह, मैं कल ही कोशिश करूंगी। सुरेखा जैसे ही अपनी मैक्रोनी में चीज और मैगी मसाला मिलाती है, एक अलग ही खुशबू ग्राहकों तक पहुंचती है। क्या खुशबू आ रही है। 1 मिनट ममता बहन। अरे सुरेखा, आज तुम्हारी मैक्रोनी खाने का बड़ा मन हो रहा है। अब बड़ी अच्छी खुशबू है, जरा 1 प्लेट तो दो। लोगों को सुरेखा की ये चीज और मैगी मसाला वाली मैक्रोनी खूब पसंद आती है, जिस वजह से ममता के सभी ग्राहक उसके ठेले पर आ जाते हैं। इस सुरेखा का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा काम चौपट कर रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ममता देर शाम वैद्य जी के पास जाती है। अरे ममता, आओ, बड़े दिनों के बाद आई हो। कैसा चल रहा है काम? अब तक तो सब ठीक था, लेकिन ना जाने वो सुरेखा मैक्रोनी में क्या डाल रही है कि कुछ ही दिनों से लोगों ने मेरे हाथ की मैक्रोनी खाना ही छोड़ दिया है। अब आप मुझे कोई और नुस्खा दीजिए ताकि मैं फिर से ढेर सारे पैसे कमा पाऊँ। तो ऐसी बात है। अच्छा रुको। हाँ, ये लो, ये है मेरा खास मसाला। इसे तुम मैक्रोनी में मिलाकर एक बार किसी को खिला दो तो वो दोबारा तुम्हारे ठेले पर ही खींचा चला आएगा। पर याद रहे, ज्यादा मात्रा में मिलाने पर जुलाब, पेट दर्द और सर दर्द तो होगा ही, साथ ही जान जाने का खतरा भी हो सकता है। समझ गई वैद्य जी, सब समझ गई। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, 500 रुपए मसाले के। 500? वैद्य जी, अभी तो पैसे नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ, फायदा हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगी। इस तरह ममता
बिना वैद्य को पैसे दिए घर चली आती है और खाना खाकर सो जाती है। आज फिर ममता जल्दी सो गई। चलो कोई नहीं, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। किशन खाना ले ही रहा था कि तभी उसे वो बोतल नजर आती है। लगता है चाट मसाला है, खाने में डालकर खाता हूँ, मजा आ जाएगा। किशन अनजाने में वैद्य का दिया वो केमिकल ज्यादा मात्रा में खाने में डालकर खा लेता है। और फिर अगली सुबह, ए जी, आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। ममता की आवाज सुन सुरेखा और कुछ गांव वाले आते हैं। ममता तू चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सुरेखा तुरंत डॉक्टर को लेकर आती है और वो किशन का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? इतने में किशन की आंख खुल जाती है। ए जी, आप ठीक तो हैं? ये मोटे मोटे दाने कैसे हुए और आप बेहोश कैसे हुए? मैंने तो बस वो मसाला खाने में डालकर खाया था। सुबह उठा तो चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ा और ये दाने भी उभर आए। किस मसाले की बात कर रहे हैं ये? ममता रोते हुए सब कुछ बता देती है और डॉक्टर को वो मसाला भी दिखाती है। सत्यनाश, आप जानती हैं ये केमिकल है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। आप अपने लालच में बेचारे गांव वालों की जान से खेल रही थी और अब तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस पे करूंगा। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, इससे गलती हो गई, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। डॉक्टर सुरेखा की बात मान जाता है और ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे सुरेखा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तेरा रोजगार तक छीन लिया और तू फिर भी मेरा साथ दे रही है। जो हुआ उसे भूल जा, अब सब ठीक है, बस किशन भैया का ध्यान रख। तू सच में महान है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और न ही अब से मैं मैक्रोनी बेचूंगी। ये काम तेरा था और तेरा ही रहेगा। इस तरह ममता अपनी मैक्रोनी की दुकान बंद कर देती है और सुरेखा एक बार फिर सभी को अपने हाथ की स्वादिष्ट मैक्रोनी खिलाने लगती है।